फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शीतल एंड आज का टॉपिक है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स आर द ड्रग्स विच रिलीव्स द पेन। दर्द खत्म करने वाली दवाइयों को बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज एनसीएड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ब्रूफिन, पैरासीटामोल, क्रोसिन, मेफ्टल्सपास, डिस्प्रिन। ये सारी गोलियां जो रूटीनली हम यूज़ करते हैं दे बिलोंग्स टू एनसीएड्स ग्रुप। सेकेंड ग्रुप होता है आपका ओपियोइड एनाल्जेसिक, जो बहुत सीवियर इंट्रैक्टेबल पेन के लिए यूज़ होता है। जैसे किसी को रिनल स्टोन का पेन है, गॉल ब्लैडर में पथरी का पेन उठा है, या किसी की सर्जरी हुई है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो रहा है, उस पेशेंट्स में हम लोग देते हैं ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स। सो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि बहुत सीवियर इंट्रैक्टेबल पेन के लिए यूज़ की जाती हैं। लाइक पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी हुई है किसी को रिनल स्टोन है, किसी को गॉल ब्लैडर का पथरी का दर्द उठा है, किसी को अपेंडिक्स का दर्द उठा है, इन दैट केस वी आर यूजिंग ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स. Let's start with classification. So opioids are divided into three groups: natural opium, semi-synthetic opium, and the synthetic opioids. Natural opioids means morphine and codeine. Semi-synthetic is diacetyl morphine, which is known as heroin and phenylcodeine. Synthetic means the pethidine, fentanyl, methadone and the tramadol. So as we know, morphine and heroin ये आपका as a drug addiction बहुत यूज होती है ये ड्रग्स, इसलिए नॉर्मली नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स आर नॉट कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट। ये सिर्फ बहुत सीवियर इंट्रैक्टेबल पेन जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उन पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है, एंड दैट टू इन द कैंसर हॉस्पिटल्स। व्हाट वी आर यूजिंग इन आवर हॉस्पिटल इज द सिंथेटिक ओपियोइड, जिसमें कि फैंटेनिल एंड द ट्रामाडोल, दीज आर द टू मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। नाउ स्टार्ट विथ फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस। फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस मीन्स कि जब हम ड्रग लेते हैं बॉडी में तो वो ड्रग हमारे किस किस ऑर्गन में क्या क्या इफेक्ट दिखाती है, दैट आर नोन एज फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस। एंड ये ड्रग मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस ड्रग का फर्स्ट इफेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स, जो आपके एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं आपके पेन इम्पल्स के लिए, विच इज अराइज फ्रॉम द सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। ये ड्रग उनको वहाँ से इनिबिट करती है। सो इट एक्ट्स इन द सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ द डोर्सल हॉर्न सेल टू इनिबिट द रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर कैरिंग पेन इम्पल्स, एंड हेंस ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक की तरह काम करती है। सेकेंड इज द सिडेशन। बिकॉज ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेगी तो इसलिए इस मेडिसिन को लेने से नींद आएगी। ड्राउजीनेस, इंडिफरेंस टू सराउंडिंग, अटेक्सिया मीन्स इम्प्रॉपर गेट, चलने में लड़खड़ाहट होगी, एपरेंट एक्साइटमेंट, और गलती से हायर डोज पे लिया तो इट कैन कॉज स्लीप एंड द कोमा। नो कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन इज रिड्यूस्ड। सो नॉर्मल इस मेडिसिन को लेने से आपको कम या ज़्यादा नींद आएगी, बट स्टिल नींद आएगी। थर्ड इज द मूड एंड द सब्जेक्टिव इफेक्ट। Prominent as calming effect, there is loss of apprehension, feeling of detachment and the inability to concentrate. इसीलिए जो लोग ड्रग अब्यूज़ की तरह लेते हैं उनका मूड एंड सब्जेक्टिव इफेक्ट होता है, और इसलिए इस मेडिसिन को लेने के बाद वो अपने नॉर्मल लाइफ से कट ऑफ हो जाते हैं। फोर्थ इज द रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि डिप्रेस कर देगी। ये ड्रग रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करती है, इसलिए अगर इसकी पॉइजनिंग हुई तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी फेल्योर। ये ड्रग कफ सेंटर को डिप्रेस करती है, इसलिए पहले ये कफ, आपके जितने भी कफ सिरप्स होते थे उसका एक फॉर्मूला हुआ करता था नॉस्कैपिन, जो कि सेम ये ग्रुप है। तो ये कफ सेंटर को डिप्रेस करती है डायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम। ये उसको डिप्रेस करती है एंड हाइपोथर्मिया करवाती है, इसलिए इस ड्रग की पॉइजनिंग से अगर कोई पेशेंट आएगा तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल से कम मिलेगा। वोसोमोटर सेंटर को डिप्रेस करती है, इसलिए ये ब्लड प्रेशर को कम कराएगी। तो ये वो सारे इफेक्ट्स हैं जो कि कम करा रही है। इसका मतलब है ये ड्रग्स अगर आपने ज़्यादा डोज में ले लिया एक्सीडेंटली, सुसाइडली या होमिसाइडली, तो रेस्पिरेटरी सेंटर कम होके रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगी, हाइपोथर्मिया दैट मीन्स टेम्परेचर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और कफ सेंटर डिप्रेस हो जाएगा। बट स्टिल कुछ एक्शंस होते हैं जहाँ मॉर्फिन स्टिमुलेट करती है, दैट इज CTZ सेंटर, एंड CTZ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोजिया एंड वोमिटिंग्स। तो इस ड्रग को लेने के बाद आपको वोमिटिंग्स होने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए हम जब भी इसका ड्रग यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल ट्रेमेडोल, अगर हमने ट्रेमेडोल का इंजेक्शन लगाया है तो मुझे पता है मेरे पेशेंट को वोमिटिंग्स होंगी, इसलिए मैं एंटी एमेटिक ड्रग्स साथ में देती हूँ। सो इट स्टिमुलेट द CTZ सेंटर कॉजिंग नोजिया एंड वोमिटिंग। वेगल सेंटर को स्टिमुलेट करती है, कॉजेज ब्रेडिकार्डिया, दैट मीन्स पल्स को कम कर देगी।
नॉर्मल कंडीशन में देखा जाता है कि जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है तो कंपनसेटरी पल्स बढ़ती है, दैट मीन्स हाइपोटेंशन के साथ टैकीकार्डिया मिलता है। बट ये वो ड्रग है जहाँ ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है और ब्रेडीकार्डिया मीन्स पल्स भी कम हो रही है। तो इस पेशेंट की अगर पॉइजनिंग होती है तो साइन से हमें क्लियर समझ में आ जाता है, क्योंकि पेशेंट का टेम्परेचर भी कम हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम हो रही है, ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है, साथ में पल्स भी कम हो रही है, जो ये बताती है कि कहीं ना कहीं पेशेंट को ओपियोइड ग्रुप की पॉइजनिंग हुई है। नेक्स्ट इज इडिंगल वेस्टफॉल न्यूक्लियस, जो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है हमारी, उसमें ये न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करती है, कॉजेज मियोसिस, हैंस इंट्राओकुलर प्रेशर कम कर देगी। नेक्स्ट एक्शन आर द एंडोक्राइन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ही कम करेगा, वाइल प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन को थोड़ा सा बढ़ा देता है। नेक्स्ट इज सेंट्रल नर्वस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कॉजेज वासोडाइलेशन बट लिटिल इफेक्ट ऑन हार्ट, दैट मीन्स इस ड्रग को लेने से हार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द मोस्ट प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट इज ऑन द जीआईटी, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट ये ड्रग यूज करता है तो उसे कॉन्स्टिपेशन रहेगा, दैट मीन्स उस ड्रग को टाइम टू टाइम लेक्सेटिव्स लेने की जरूरत पड़ सकती है। एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्शन। इन दिस यूरिनरी ब्लैडर को द टोन ऑफ बोथ द ड्यूट्रोसर एंड द स्फिंक्टर मसल इज इंक्रीज, हैंस डिफिकल्टी इन मिचुरेशन। इस ड्रग को लेने के बाद पेशेंट को थोड़ा सा मिचुरेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट इज यूट्रस। यूट्रस में लेबर पेन्स को रोक के ये प्रोलॉन्ग करता है लेबर प्रोसेस को। एंड लास्ट इज द ब्रोंकस, इट कॉजेज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन ड्यू टू द हिस्टामिन रिलीज। इसलिए अगर अस्थमैटिक पेशेंट्स को हम ये ड्रग देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट कॉजेज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन और उसका अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट होकर उसको अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट कॉजेज माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इसलिए शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन फार्माकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स बाय दिस ग्रुप। नाउ कम्स द साइड इफेक्ट्स। तो साइड इफेक्ट्स नॉर्मली अभी मैंने ऊपर बताया, लाइक अबव मीन्स कि अभी हमने बोला कि अगर ज़्यादा डोज में चला गया ड्रग तो ब्लड प्रेशर कम होगा, पल्स कम होगी, रेस्पिरेटरी रेट कम होगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा, बट नो इफेक्ट ऑन द हार्ट। सेकेंड इज एलर्जी। किसी पेशेंट्स में इट कैन कॉज अर्टिकेरिया या तो स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, दैट मीन्स माइल्ड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एपनिया। एपनिया मीन्स एब्सेंट ऑफ रेस्पिरेशन इन द न्यू बॉर्न इफ इट इज़ गिवन इन प्रेगनेंसी। सो अगर हमने प्रेगनेंसी में ड्रग दिया तो एज वी नो कि रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर सकता है, सो इट कैन कॉज एपनिया इन द न्यू बॉर्न। सो अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है देन नैलोक्सोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस ड्रग। नेक्स्ट इज एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग। मॉर्फिन पॉइजनिंग बहुत कॉमन होता है, आइदर एक्सीडेंटली, सुसाइडली, और कोई ड्रग अब्यूजर्स है जिसने गलती से ये ड्रग ज़्यादा ले ली, इसलिए दैट्स वाई मॉर्फिन पॉइजनिंग इज मोस्ट कॉमन। इन केस ऑफ पॉइजनिंग पेशेंट को अभी मैंने बताया रेस्पिरेटरी रेट कम मिलेगा, दैट इज सैलो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन नहीं रहेगा तो साइनोसिस मिल सकती है, मियोसिस करता है दैट मीन्स पिन पॉइंट प्यूबल मिलेगा, फॉल इन द बीपी एंड द शॉक, पेशेंट शॉक में जाएगा, कन्वर्जन्स मिलेंगे एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी फेल्योर, पेशेंट कोमा में जा सकता है। सो मेन ट्रीटमेंट इज द रेस्पिरेटरी सपोर्ट। अगर ये पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है तो मेन हमको रेस्पिरेटरी सपोर्ट करना है टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर मेंटेन करो, सो द इंट्रावेनस फ्लूइड एंड गैस्ट्रिक लवाज करके ड्रग्स को, अगर ओरली पेशेंट ने ड्रग खाई है तो गैस्ट्रिक लवाज करके पेशेंट को स्टमक से उसको वॉश आउट करो टू रिलीव द अनएब्जॉर्ब ड्रग। और उसका एंटीडोट होता है दैट इज नैलोक्सोन एंड द नैलोरफिन। ये वो दो ड्रग्स हैं जो कि ओपियम को एंटागोनाइज करती हैं। सो अगर किसी ने इंजेक्शन से ओवरडोसेज लिया है या टैबलेट फॉर्म में ओवरडोसेज लिया है, सो द एंटीडोट फॉर दैट ग्रुप इज नैलोक्सोन एज वेल एज नैलोरफिन। एंड द नेक्स्ट साइड इफेक्ट इज द टॉलरेंस एंड द डिपेंडेंस। नॉर्मली जब हम देखते हैं कि जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा ड्रग लेने के बाद उनकी टॉलरेंस पावर बढ़ती जाती है एंड विद द टाइम उनको अपने ड्रग का डोज बढ़ाना पड़ता है। सो मोस्ट ऑफ द एक्शंस जितने भी होते हैं उस पर पेशेंट टॉलरेंस डेवलप कर जाता है एंड डिपेंडेंसी होती चली जाती है। अगर किसी ने एज अ ड्रग अब्यूज इसको लिया है तो बहुत मुश्किल है उसको इस ड्रग को छोड़ पाना बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी। सो इट डेवलप्स टू मोस्ट ऑफ द एक्शन एक्सेप्ट फॉर द कॉन्स्टिपेशन एंड द मियोटिक इफेक्ट्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन होता है कि मियोटिक इफेक्ट एंड देन कॉन्स्टिपेशन, इन दोनों पर पेशेंट का कोई टॉलरेंस डेवलप नहीं होता है। द विड्रॉल ऑफ इट, अगर आपने ड्रग विड्रॉ की है किसी को तो इट कैन कॉज लैक्राइमेशन, एंग्जाइटी, फियर एंड द मिड्रियासिस, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, एब्डोमिनल कोलिक्स होंगे। अभी वहाँ ड्रग को लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है इसलिए ड्रग के विड्रॉल से डायरिया रहेगा, डिहाइड्रेशन रहेगा एंड BP बढ़ेगा।
सो अगर आपको ये किसी को नशा मुक्ति केंद्र में ड्रग को हम जब विड्रॉ करते हैं अगर, सो द विड्रॉ ऑफ द मॉर्फिन हमें उसे सब्सटीट्यूट करना पड़ता है विथ द ओरल मिथाडोन विच इज़ द लॉन्ग एक्टिंग ओरली इफेक्टिव ड्रग फॉलोड बाय द ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ दिस ड्रग। सो इस तरह से हम ड्रग को विड्रॉ कराते हैं। एंड डेफिशिएंसी डेंजरस इन पेशेंट्स विद द रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। नॉर्मली अगर कोई रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी का पेशेंट है, सपोज किसी को ऑलरेडी एम्फाइसीमा है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, पल्मोनरी अस्थमा का पेशेंट्स है, उन पेशेंट्स को नॉर्मली ये ड्रग्स हम नहीं देते हैं। सो दिस ड्रग इज एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड इन अ पेशेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। Now the uses of the drug. So the main use of this drug is as a strong analgesic in the severe pain. कोई ट्रॉमा का पेशेंट है, किसी को विसरल पेन है, किसी को इश्केमिक हार्ट अटैक का पेन है, किसी को पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी का बाद का पेन है, कैंसर पेन है, बर्न का पेशेंट है उसको पेन है, तो इन दैट ऑल केसेस इट इज़ यूज्ड एज एन स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स। रिलीफ ऑफ एंग्जाइटी, क्योंकि इस ड्रग को लेने से थोड़ा सा नींद आ जाती है, इसलिए अगर किसी को पेशेंट को घबराहट बेचैनी हो रही होती है तो हम 1 या 2 टैबलेट ट्रेमाडोल की दे सकते हैं। कफ, अगर किसी पेशेंट को कफ नहीं ठीक हो रहा है तो एज अ कफ सप्रेजेंट इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। डायरिया, बिकॉज इस ड्रग को लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है, तो अगर किसी भी मेडिकेशंस के बाद अगर आपका डायरिया ठीक नहीं हो रहा है, दैट इन केस हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। सो दिस इज all about this drug. So thank you.